मरारी बंदोबस्त है, ओके, ये किस एक्ट के तहत लाया गया? ये पिट्स इंडिया एक्ट, किसके? पिट्स, ठीक है, किसके तहत? पिट्स पिट्स इंडिया इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि बंगाल में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या विचार लाया गया कि जो करों की अदायगी है, जो करों की अदायगी है, जो कर को इकट्ठा या संग्रह करने की व्यवस्था है, उसे स्थायी कैसे बनाया जाए? ओके, स्थायी कैसे बनाया जाए? इसीलिए क्या हुआ, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, ठीक है। और ये किसने लागू किया था? आपसे पूछ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट लागू करने वाले गवर्नर कौन थे? तो यहां देखेंगे हम कौन थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्होंने 1786, कब? 1786 में आए। कौन? 1786 में आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आए? 1786 में कौन आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। ओके, तो यहां पर उन्होंने क्या किया? फिर जेम्स ग्रांट, किसकी बात कर लेता हूं मैं यहां पर, जॉन सोर और जेम्स ग्रांट। कौन? जेम्स ग्रांट, ठीक है, जेम्स ग्रांट। ओके, तो ये हुए जेम्स ग्रांट और जॉन सोर, ठीक है। जेम्स ग्रांट और जॉन सोर, ये दो विचारक थे, ठीक है। जो दो विचारक थे, इन्होंने विचार दिए किसको? कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को विचार दिए कि उन्होंने कहा, किसने कहा? जॉन सोर ने कहा कि इसे आप पहली बात जो उन्होंने कही, मैं पहली बता देता हूं। जॉन सोर ने कहा था कि जो जमींदार है, ठीक है, जमींदार है, वो इस जमीन का असली मालिक होगा। कौन होगा? जो जमींदार है, वो उस जमीन का असली मालिक होगा। ओके, और वो कर अदायगी करेगा, ठीक है। वो एक कर संग्रहकर्ता के रूप में है और वो कर देगा। ये बात कही किसने? जॉन सोर ने, ठीक है। लेकिन जेम्स ग्रांट ने क्या कहा? जेम्स ग्रांट ने कहा, इसने क्या कहा था कि मैं पहले जॉन सोर की बात कर लेता हूं। जॉन सोर ने कहा था कि जो जमींदार है, कौन है? जमींदार, वो जमीन का मालिक है। कौन है? जमीन का मालिक है, ठीक है, जमीन का असली मालिक है। लेकिन जो कर होगा, जो लगान होगा, वो जमींदार देगा, ठीक है। लेकिन जेम्स ग्रांट जी का विचार क्या था? जेम्स ग्रांट जी का विचार ये था कि जमीन जो है, जमीन, ठीक है, जमीन किसकी है? जमीन सरकार की है। जमीन किसकी है? जमीन सरकार की है। किसकी है? जमीन सरकार की है, ठीक है। जो जमींदार है, कौन है? जमींदार है, जो जमींदार केवल जमींदार केवल कौन है? जमींदार केवल लगान, क्या कहते हैं उसे, लगान भरने वाला, सिर्फ सिर्फ कर संग्रह करता है। कौन है? कर संग्रह करता है, ठीक है, संग्रह करता है। सोचिए, जेम्स ग्रांट यानी ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, उनकी सोच क्या थी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि इनकी सोच क्या थी। हमारी ही जमीन, देखो मैं आपको बता देता हूं, स्थायी बंदोबस्त से पहले पहले क्या पढ़ना चाहिए हमें? उपनिवेशवाद पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? उपनिवेशवाद पढ़ना चाहिए। तो उपनिवेशवाद की मैं क्लास लेकर आऊंगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये इनकी सोच क्या थी? सिर्फ भारत को लूटना। क्या करना? भारत को लूटना। सिर्फ इनकी सोच क्या थी? भारत को लूटना, ठीक है, ठीक। यहां पर जो जॉन सोर था, ठीक है, ये मैंने बताया, तो जब इसी की सोच से, इसी के विचार से कॉर्नवालिस प्रभावित हुआ, ठीक है। लेकिन प्रभावित तो हुआ,
लेकिन जॉन सोर कहते थे कि इसे सिर्फ 10 वर्ष के लिए इसे क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट को कितने सिर्फ 10 वर्ष के लिए लागू किया जाए। लेकिन कॉर्नवालिस का विचार था कि मैं इसे परमानेंट लागू करूं। ठीक है, वो क्या कहता था कि इसे मैं स्थायी बंदोबस्त को हमेशा परमानेंट हमेशा के लिए इसे लागू करूं। लेकिन जॉन सोर का ये विचार था कि जमीन जो है, जमीन का जो एरिया है वो किसी का निश्चित नहीं था। जमींदार जो थे जहां तक नजर उठाते थे वहां तक उसकी जमीन होती थी। पहले ये जमींदारी थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। बड़े बड़े जमींदार थे, जहां तक नजर उठाते थे वहां तक जमीन होती थी। तो उन्होंने जॉन सोर ने कहा कि अभी जमीन किसी की निश्चित नहीं है। ठीक है, किसी का मापन नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा ये हमारा, वो हमारा, ये तुम्हारा, ये हमारा, तो इस प्रकार से कोई निश्चितता नहीं थी। इसीलिए जॉन सोर कहते थे कि सिर्फ इसे 10 साल के लिए क्या किया जाए, लागू किया जाए। ठीक है, इसीलिए ये इसके, लेकिन इससे प्रभावित तो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन इसीलिए 10 वर्ष के लिए उनके विचार पर नहीं थे। लेकिन जेम्स ग्रांट कहते थे कि जमीन जो है सरकार की है, सिर्फ जो जमींदार है वो सिर्फ कर संग्रह करता है, यानी कर सिर्फ इकट्ठा करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि 1786 में आपको याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था और इसी ने जमींदारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया था। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं 1790 की। किसकी बात कर लेता हूं? 1790 की। तो 1790 में 10 वर्ष के लिए, कब? 1790 में 10 वर्ष के लिए ये सेटलमेंट लागू कर दिया गया। ठीक है, 10 वर्ष के लिए ये स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया। लेकिन 22 मार्च 1793 यानी कि 3 वर्ष बाद ही स्थायी बंदोबस्त को क्या कर दिया गया? स्थायी बंदोबस्त को स्थायी बना दिया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को स्थायी बना दिया गया। अब मैं आपको बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त में क्या था, सरकार को 11 में से कितने 10 हिस्से दिए जाते थे और जमींदार को 11 में से 1 हिस्सा दिया जाता था। बात समझ में आई? ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 10 हिस्सा किसका था? ब्रिटिश सरकार का था, ये समझिए बस, सरकार का। और 1 हिस्सा किसका था? 1 हिस्सा जमींदार का था। किसका था? जमींदार का था। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, ये 10 हिस्सा किसके हो गए? सरकार के। 1 हिस्सा किसका हो गया? जमींदार का। बात समझ में आई होगी। ओके, अब यहां पर मैंने बताया जमींदार क्या था? जॉन सोर के अनुसार जमींदार मालिक था किसका? उस जमीन का। ठीक है, ये विचार आप दोनों लोगों को समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ये क्या कहता है? जॉन सोर कहता था कि जमींदार जो है जमीन का मालिक है और उसके अनुसार जो सिर्फ कर देता है जमींदार। लेकिन जेम्स ग्रांट कहते हैं जमीन जो है सरकार की है। ठीक है, अब वो जमींदार सिर्फ कर संग्रहता है। ठीक है, कर इकट्ठा करने वाला है। अब लगान जो है स्थायी बना दिया गया। कब बना दिया गया? 22 मार्च 1793 को। और यही पूछा जाता है, यही डेट पूछी जाती है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इसकी डेट किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस लाया था, बंगाल में लाया था। ठीक है, और विचार लाया गया था बंगाल में। ठीक है, और यहाँ 22 मार्च 1793 को ये लागू कर दिया गया इन नियमों के साथ में। ओके, अब क्या हुआ देखो, मैं आपको बता देता हूं कि कितना, देखो सरकार ने ये मापन तय किया था कि लगान के रूप में 3,75,00,000 रुपए, लगभग 3,75,00,000 रुपए राजस्व से एकत्रित होगा। कितना एकत्रित होगा? 3,75,00,000 रुपए किसानों से, जमींदारों से सॉरी एकत्रित होगा। लेकिन जो जमींदार थे वो किसानों से 13 करोड़, कितना? 13 करोड़ कर लगान वसूलते थे। जो जमींदार थे वो किसानों से, छोटे छोटे किसानों से कितना कर वसूलते थे? 13 करोड़ कर वसूलते थे। बात समझ में आ रही है?
कितना कर वसूलते थे? 13 करोड़ कर वसूलते थे। ठीक है, तो ये भी उनका एक शोषण था। समझ में आई होगी मेरी बात। तो जमींदारों को कितना 11 में से 1 हिस्सा दिया जाता था, 11 में से 10 हिस्सा कौन रखता था? सरकार रखती थी। अब बात कही गई, देखो मैं आपको बता देता हूं। अब ये कहा गया कि ये कॉर्नवालिस ने जब ये लागू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया, उसके बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि जमीन जो है जमींदारों की रहेगी, ठीक है, और उस जमीन को क्या स्थानांतरित बना दिया। कॉर्नवालिस ने ये भी पूछ सकता है किसने जमीन को स्थानांतरित बना दिया था, तो कॉर्नवालिस ने जमीन को स्थानांतरित बना दिया था, यानी कि उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्रों में क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, जमींदार को जमीन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 1794 में क्या 1794 में एक कानून लाया गया, उसे कहते थे सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ। क्या कहते थे? सनसेट लॉ। 1794 में सूर्यास्त कानून आया, जिसके तहत क्या 1794 में कब 1794 में सनसेट यानी सूर्यास्त कानून लाया गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह कहा गया कि अगर सूर्य अस्त होने से, यानी डेट फिक्स कर दी, सूर्य अस्त होने से पहले अगर आपने कर की अदायगी नहीं करी, लगान नहीं भरा, तो क्या होगा, आपकी जो जमीन है क्या है, उसकी नीलामी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? आपकी जो जमीन है उस जमीन की क्या कर दी जाएगी? नीलामी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? नीलामी कर दी जाएगी। ठीक है, इसे ही कहते थे, क्या कहते थे? सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून, जो 1794 में आया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि ये क्षेत्र जहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और ये सूर्यास्त कानून लागू किया गया था, वो कौन सा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का बनारस, गाजीपुर और तथा उत्तरी कर्नाटक में ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन कौन से इसमें पूछता है? उत्तरी कर्नाटक, बनारस, बंगाल, बिहार, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कहां पर? गाजीपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर भी आपको याद रखना चाहिए। तो ऐसे ही क्या अंग्रेजों ने ऐसे ही जमींदारों पर, किसानों पर, ठीक है, थोप थोप कर वर्क थोप थोप कर और व्यावसायिक फसलों पर, कैसी? व्यावसायिक फसलों की ओर धीरे धीरे बढ़ावा देने लगी। किसकी ओर? व्यावसायिक फसलों की ओर धीरे धीरे बढ़ावा वो देने लगे। तो इसीलिए किसान परेशान, जमींदार परेशान। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे हम स्वतंत्रता की ओर दौड़े। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से उपनिवेशवाद को पढ़ना होगा और मैं क्लास जो है उपनिवेशवाद पर लेकर आऊंगा। तो आपको ऐसा उपनिवेशवाद पढ़ाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसी ही कुछ जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मेरे साथ बने रहिए व्यास जीएस क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत।